हेलो वेलकम एवरीवन। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सीसी ऑन पेज नोट सीरीज में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइंड मैप है। ये माइंड मैप आपका कुछ नहीं बस पॉलिटी का है। PYQ टेस्ट सीरीज और रियल टाइम एग्जाम्स में जो गलतियों का माइंड मैप है, यहाँ से जो लोग गलतियां बार बार करते हैं वो गलतियां आप ना करें। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मिनिमम एज क्या है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की, तो वो है 35 ईयर्स। आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या है, तो सिंपल है, बच्चे को पता है कितना होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेसिडेंट को, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में MP होते हैं और जो विधानसभाएं होती है उसमें MLA होते हैं। ये सारी पोस्ट त्यागनी पड़ेगी जिस दिन से वो ऑफिस में एंट्री करेंगे। पहला पॉइंट ये है। अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा। वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। और भारत के नागरिक होना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी एलिजिबिलिटी है। साथ साथ उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होती है अगर वो MPs बनने के हकदार हैं। लोकसभा के जितनी योग्यताएं उनमें होंगी वही योग्यताएं राष्ट्रपति में भी होंगी, एक्सेप्ट एज। MP जो लोकसभा बनने की एज है वो 25 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की एज क्या है, 35 साल है। साथ साथ वो मेंटली साउंड होने चाहिए, ठीक है, और बैंकरप्ट दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से उन्हें नहीं होनी चाहिए। एक साउंड, एक अच्छा मेंटली बैलेंस्ड आदमी ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर आते हैं कि उनको हटाया कैसे जाता है। कोई प्रेसिडेंट बन चुके, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रक्रिया क्या है। इम्पीच को कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है MCQ में, वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इसका अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच कुछ इस प्रकार से है। लोकसभा में 2/3 सदस्य इसके खिलाफ में जाएंगे, राष्ट्रपति के खिलाफ में जाएंगे। फिर राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स के खिलाफ में जाएंगे। और उसके बाद जब बिल पारित हो जाएगा, यानी कि जो इम्पीचमेंट पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। लेकिन इससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित में देना पड़ेगा 1/4 मेंबर द्वारा। 1/4 ना भी याद रखो तो ये याद रखो कि 14 दिन पहले उनको नोटिस देनी होती है कि मैं आपको हटाने जा रहा हूं। आपको इस ग्राउंड पे हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है लोकसभा राज्यसभा में। दोनों हाउस में जब ट्रू थर्ड से पास हो जाएगी उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी भारत देश में कभी इम्पीचमेंट हुआ नहीं है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाएगा तो उनको राइट टू डिफेंड है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको अपने आरोप को खिलाफ आरोप के खड़े होने का अधिकार है कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं या हमारी गलती है नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। CGI को कौन रिकमेंड करता है? तो जो करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो आने वाले को रिकमेंड करके जाएंगे। जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं इस बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट होता है। हमारे जो 52वें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो BR गवाई हैं। साथ साथ SCI जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी क्या है, फाइनल इंटरप्रिटेटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की व्याख्या अगर इसने कर दी तो ये मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खासकर 7 शेड्यूल से, ठीक है। तो इसमें स्टेट्स यूनियन की जो बात करते हैं वो हमारे यहाँ 7वां शेड्यूल है। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल से 7वें की बात हो रही है। 7वां शेड्यूल क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? कानून बनाने की शक्ति। कानून कौन बना सकता है? क्या तो केंद्र सरकार बनाएगी, तो राज्य सरकार बनाएगी। फिर कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं इसमें दोनों बनाएगी, तो वो होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात होती है, स्टेट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि वो देश से संबंधित मुद्दों पे ही कानून बनाए जाए जो देश के अहम इंपॉर्टेंस के लिए हो, ठीक है, पूरे राज्य की एक मत भाषा हो। फॉर एग्जांपल डिफेंस के लिए डिफेंस डील सिर्फ केंद्र सरकार करती है, विदेश मंत्रालय सिर्फ केंद्र सरकार डील करती है। कभी आपने देखा किसी राज्य ने विदेश मंत्रालय से कोई बात की है, विदेश मंत्रालय की तरह कार्य किया? बिल्कुल नहीं है। क्वाइनेज करेंसी, बैंकिंग, ये सब हमारे कौन देखते हैं? ये यूनियन लिस्ट में आती है, यानी कि केंद्र सरकार देखती है। पूरी एकजुट भारत की एक वॉइस होती है। स्टेट लिस्ट क्या होती है कि आपके स्थानीय मुद्दों में कैसे वहाँ की जन समस्याओं को सुनते हुए समाधान किया जाए। स्टेट लिस्ट मतलब होता है लोकल सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, वहाँ के किसानों की क्या समस्याएं हैं वो अपनी स्टेट अपने तरीके से देखेंगे। पब्लिक ऑर्डर को देखेंगे, हेल्थ को देखेंगे। पुलिस भी स्टेट का एक मुद्दा है, एक स्टेट का टॉपिक है। कंकरेंट लिस्ट के वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें से स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि UP बोर्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से होते हैं। CBSE बोर्ड होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो इनमें दोनों मिलकर आपस में बना सकते हैं कानून। फॉरेस्ट कॉमन है और मैरिज और डिवोर्स भी कॉमन है, यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो 3 लिस्ट हमारी सरकार में दे रखी है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। फिर हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में, क्या है टेन्योर और राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा मेंबर्स की जो टेन्योर होती है वो 6 साल होती है। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा आपको कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर साल 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा में कितने सीट्स हैं, कितने पोस्ट हैं, ये कहीं पे लिखा नहीं लिखा, ये बता दे रहा हूँ आपको। 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स के होते हैं। नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, बाकी क्या होते हैं? चुनाव में जीत के आते हैं। तो 238 चुनाव में जीत के आएंगे, 12 क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे। 12
आर्ट एंड कल्चर, इस तरह की चीज़ों से होते हैं, साइंस से होते हैं, जिनका बहुत विशिष्ट योगदान होता है देश में। पहली सिटिंग हमारी राज्यसभा की हुई थी, वो थी 13 मई 1952 को हुई थी। ये एक परमानेंट बॉडी है। लोकसभा डिजॉल्व होती है, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, ये याद रखेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट लिस्ट में आप वोटिंग करने कभी नहीं जाएंगे। हमारे देश में सिर्फ 2 तरह के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएम की पोस्ट के लिए, सीएम को पोस्ट के लिए। वीपी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा के। देखो लोकसभा के स्पीकर तो अलग होते हैं, वो चुने जाते हैं आपस में मिलके, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट देश का होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का खुद ही मेंबर बन जाएगा अपनी पोस्ट के होने के नाते। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पोस्ट मतलब राज्यसभा चेयरमैन की पोस्ट। गार्जियन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यों की बातों को रखता है राज्यसभा, ठीक है, ताकि राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। ये क्या होती है ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है जिसकी आईएएस हो गए, ठीक है, आईपीएस हो गए, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गई, वन विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय नहीं, सॉरी इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अगर कोई और ऑल इंडिया सर्विस बनानी होगी तो राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं ओथ की बात करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कौन ओथ दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है, ये जान के रखेंगे, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ खास। फिर आते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ये पहले आर्टिकल 76 से डिफाइन किए जाते हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि ये एक चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं भारत के, सरकार के भी तो अपने वकील से ही होते हैं। सरकार को बहुत सारे कानूनी मुद्दों को झेलना होता है। उसी तरह से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उसमें होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो मदद करते हैं उनको कहते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ही होते हैं। ये देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। स्टेट राज्यों के भी अपने सरकारों के कुछ वकील होते हैं, जो उनको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, उनको कहते हैं एजीआई कहते हैं। तो आर्टिकल 76 डिफाइन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि एजीआई से एजीआई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल हो गया, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और कोई लीगल ओपिनियन सरकार को देनी होती है, कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना होता है सरकारों को, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेट टू राज्यसभा, ठीक है। कितने मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट हो सकते हैं? तो 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि 250 सीटें हमारे पास हैं। 12 नॉमिनेट हो जाएंगे तो 238 क्या होंगे? चुने जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बात किया था इसके बारे में। वो 12 मेंबर्स आते हैं, एक्चुअली वो होते हैं लिटरेचर के होते हैं, जिनकी बहुत डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन होती है, साइंस से होते हैं, आर्ट से होते हैं, फिर सोशल सर्विस से होते हैं। तो ये हम जान के रखेंगे। और राज्यसभा की सीटें टोटल कितनी है? 250 हैं। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे कौन सा पार्ट डील करता है, तो वो डील करता है हमारा पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम आते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ा जरूरी है कि मैक्सिमम गैप कितना होता है 2 पार्लियामेंट्री सेशन में, तो होता है 6 मंथ का। 6 मंथ का मैक्स टू मैक्स गैप होता है। हमारे पास कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट सेशन में? तो होते हैं मानसून, बजट और विंटर सेशन, ठीक है। अभी हमारा कौन सा चलेगा? मानसून चलेगा, जुलाई अगस्त के आसपास। फिर हम बातें करते हैं कि कौन सा बॉडी ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्सेस को केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में, तो वो कौन सा है? वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं आर्टिकल 280 से। फाइनेंस कमीशन देश में होगा। अभी हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन चलेगा? 16वां फाइनेंस कमीशन चलेगा। 16वां फाइनेंस कमीशन कौन लीड करेगा? याद करो, जो वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी थे, वो थे। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15वां चल रहा है। 16वां कब शुरू होगा? 16वां हमारा शुरू होगा 2026 से। 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चीफ है कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह है, ठीक है। ये जान के हम रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि और साथ साथ गरीब राज्यों को एक्स्ट्रा ग्रांटिंग एड दिलवाता है। ये फिस्कल फेडरलिज्म एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ावा देता है। मतलब पैसे को केंद्र और राज्य सरकार में बंटवारा करने की इसकी एक काम है इसका एक तरह से। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी अथॉरिटी जो लोकसभा को डिजॉल्व करती है, उसके टर्म्स करने से पहले 5 साल पहले लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है, तो वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेंगे। ऑप्शन में रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के एडवाइस पे करते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही डिजॉल्व होती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रेसिडेंट रूल के बारे में कौन बात करता है? तो आर्टिकल 356 है। हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360। तीनों से क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि दिमाग खराब हो जाएगा, बार बार रिपीटेड होते हैं PYQs में। नेशनल इमरजेंसी होती है 56 क्या होती है? हमारी स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। 360 क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। उसमें ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इतना आपको खास। उसके बाद आते हैं कि हम चेयर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है? एक दबा टॉपिक है, ये बहुत ही दबा टॉपिक है। दबा टॉपिक का मतलब ये होता है कि जब से नीति आयोग आया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना तो ख़त्म किया गया है, बस ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है।
नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है, और कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो नीति आयोग करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप होती है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर हम बात करते हैं कि आर्टिकल कौन सा डील करता है कि गवर्नर ऑर्डिनेंसेस बना पाएंगे। तो आर्टिकल 213 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? ऑर्डिनेंस क्या होती है? ऑर्डिनेंस कब होती है? जब सत्र नहीं चल रहा होता है, विधानसभा सत्र नहीं चल रहा होता, कोई कानून बनाना होता है, तो जो वहाँ का गवर्नर है वो 6 महीने के लिए कानून को पारित करा देता है। उसके बाद जब सत्र आगे चालू होगा तो यही जो कानून टेम्परेरी जो बन गया होता है, अगर वो सत्र में पारित हो जाता है विधानसभा में तो एक्चुअल कानून बन जाएगा, अदरवाइज ये 6 महीने बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंसेस इसको कहते हैं कि टेम्परेरी कानून, जब सत्र नहीं चल रहा हो विधानसभाओं का। अगर देश की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाते हैं ऐसा, ठीक है। जब लोकसभा नहीं चल रही होती है, राज्यसभा नहीं चल रही होती है, तब ऐसा होता है। लेकिन गवर्नर बनाते हैं स्टेट यानी कि राज्य के मुद्दों में। ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आप आइडिया रखें इससे। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है जो सरकार के खर्चों को देखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितने सरकारी खर्चे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर पीएसयू कंपनी से खर्चे हों, उनको ऑडिट करती है। उसके बाद रिपोर्ट आके प्रेसिडेंट को सौंपती है। प्रेसिडेंट क्या करेगी? रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, और राज्य वाले जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नर अपने विधानसभा में टेबल करते हैं। वहाँ पे टेबल करने का मतलब होता है प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद उससे बहस होती है कि ये इतनी फंडिंग हमने इस डिपार्टमेंट को दी थी, इसने खर्चे किस प्रकार से किए। अगर कोई गलतियाँ हो तो सुधार किया जाता है, अदरवाइज उस रिपोर्ट को पूरी मतलब पब्लिक डोमेन में लाया जाता है एक तरह से। तो कैग क्या होती है? ऑडिट करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, साथ साथ पीएसयू को करती है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी क्या है वो है कि कौन सी आर्टिकल गवर्न करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का वायलेशन, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ पे गुहार लगा सकते हैं। पहले आप अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 226 है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हाई कोर्ट पहले जारी करेगा, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करते हैं, उसके बेसिस पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि समाधान आपको प्रस्तुत किया जाता है अगर आपके साथ कोई अन्याय, जाति या फिर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है सरकारों के द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर हम आते हैं फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, यानी संविधान को पढ़ के समझ के उनकी जो व्याख्या करने की जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होते हैं। ये गार्जियन भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो होपफुली इससे कुछ चीज़ें आपको रिवाइज होनी होंगी। ये हमने अभी तक पढ़ा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको रोक देते हैं यहीं पे। और कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। अच्छे से अच्छे हम लोग पॉलिटी को डीप में स्टडी करेंगे, आपके फुल मार्क्स लाएंगे हम लोग मिलकर साथ में, ठीक है।